पेज नंबर बोलना जरा। लायबिलिटी वाली चीजें हमको देखनी थी। एसेट्स वाली कंप्लीट हो गई थी कल। एसेट्स वाली चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब आज की क्लास में लायबिलिटी वाली चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी में पहला पॉइंट आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले इसमें पॉइंट एग्जिस्टेंस, रिकंसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ शेयर कैपिटल टू आइडेंटिफाई एनी चेंजिंग, लाइक जैसे कि नए इशू किए गए हैं। जैसे ओपनिंग का मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कितनी शेयर कैपिटल थी, कितने इक्विटी शेयर्स थे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, कितने बाकी सारी चीजें थी। तो उसमें हम लोग देखेंगे कितने हमने इशू किए हैं। अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को रिकंसाइल करेंगे तो बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो ज्यादा होगा क्लोजिंग तो इसका मतलब हमने फ्रेश इशू किए होंगे, अगर वो कम होगा इसका मतलब हमने रिडेम्पशन वगैरह किए होंगे। ऐसे करके कम ज्यादा अगर हुआ तो या तो इशू या तो रिडेम्पशन दोनों का कैश हुआ होगा, या तो बाय बाय किया होगा हमने। तो ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस में यही आएगा। इंश्योर चेंजेस आर विद इन द कंपनीज एथोराइज्ड कैपिटल लिमिट। एथोराइज्ड कैपिटल लिमिट जानते हो, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जो अपनी कंपनी पूरा अपने जीवन काल में इशू कर सकती है, उसके अंदर ही ये सब होना चाहिए। Verify that transaction affecting share capital changes are genuine, authorized by the examining board and shareholder resolution। जो भी चेंजेस हो रहे हैं शेयर कैपिटल में, वो बोर्ड और शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन, जो भी एसआर और ओआर पास होता है, जो भी मीटिंग होती है, जर्नल मीटिंग या तो बोर्ड मीटिंग, उसके द्वारा हुए हों, ये सारी चीजें हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इंश्योर कंप्लाइंसेस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन और अदर कोई एक्ट भी लग रहा है तो वो सारे फॉलो करके शेयर वगैरह इशू किए गए हों। कंफर्म नो शेयर वेयर इशूड एट डिस्काउंट। अब कोई भी शेयर हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। इफ इशूड एट प्रीमियम, इंश्योर द शेयर प्रीमियम बैलेंस इज यूज्ड करेक्टली। जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है वो करेक्टली यूज किया जा रहा है अगर प्रीमियम वगैरह पे इशू हुए होंगे। Verify compliances with the rule regarding to the issuance of set equity share, right share and bonus share। जो बोनस शेयर हो गए, सेट इक्विटी शेयर्स होंगे, राइट शेयर होंगे, इनसे रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस थे कंपनी में वो सारे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। कट ऑफ का मतलब जितनी भी शेयर कैपिटल है वो रिपोर्टिंग पीरियड की होनी चाहिए, मतलब जिस टाइम पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस टाइम की आपकी होनी चाहिए, किसी दूसरे पीरियड की आप नहीं रख सकते। क्लियर? Completeness, ensure all changes in share capital are correctly recorded in accounts and appropriate accounting entries। जो एंट्रीज वगैरह है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट वैल्यू में होनी चाहिए, सारी कैलकुलेशन वगैरह सही होनी चाहिए। वैल्यूएशन, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर इशुएंस। शेयर इशू करके जो प्रोसीड्स आया, जो पैसा आया है वो सही से कलेक्ट हो गया है, सही अमाउंट में कलेक्ट हुआ है। चेक कैलकुलेशन ऑफ द टोटल प्रोसीड, टोटल प्रोसीड्स हुआ जैसे 10,000 शेयर 2 रुपए वाले एप्लीकेशन पे आया, 2 रुपए 3 रुपए, तो वो सारे पैसे सही से आए हैं नहीं आए। एलोकेशन टू वेरियस कैटेगरीज, जैसे प्रो राटा वाला हमारा अलॉटमेंट होता था, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट शेयर जाते थे, तो किन किन कैटेगरीज को कौन कौन से शेयर गए हैं, एलोकेशन आपका वेरियस कैटेगरीज को सही से हो पाया है नहीं हो पाया है, जो अंडर राइटर का कमीशन वगैरह है वो सही से गया है कि नहीं गया है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, इंश्योर कंप्लाइंसेस, शेड्यूल 3 पूरा कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे डिस्क्लोजर दिए जा रहे हैं। डिस्क्लोजर में क्या क्या होगा, जैसे शेयर कैपिटल में जो नोट टू अकाउंट में होता है, तो देखे होगे बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 वाली, सबसे पहले होता है एथोराइज शेयर कैपिटल, कंपनी की कितनी थी, फिर कंपनी ने कितनी इशू की, उससे पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब की, और उनमें में से पब्लिक ने कितना पैसा पे कर दिया जो फुल्ली पेड अप है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे शेयर जो सब्सक्राइब तो कर दिए गए लेकिन पेड अप अभी नहीं, फुल्ली तरीके से उनको पेड अप नहीं किया गया। पायर वैल्यू पर शेयर जो है बताएंगे, एंड रिकंसाइल ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग में कितने शेयर थे, एंड में कितने शेयर हैं, कितनी उनकी पार वैल्यू है, 10 रुपए वाले शेयर हैं, 12 रुपए वाले, वो बताओगे। राइट प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन अटैच टू द ईच क्लास ऑफ शेयर, सारे क्लास ऑफ शेयर्स के क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या क्या राइट होंगे, ये सारी चीजें आप लोग चेक करेंगे। शेयर होल्डिंग की डिटेल, शेयर होल्डिंग मोर देन 5%, जो भी कंपनी में मोर देन 5% के शेयर होल्ड करता है उनको पर्सनली चेक करेगा ऑडिटर।
टर्म्स ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज देखते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर जो शेयर में इशू हो सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन भी चेक जो है करेगा। कॉल्स अनपेड होंगे, फॉरफिटेड शेयर होंगे, ये सारी डिटेल्स भी सारी चेक करेगा। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल था जो कि थोड़ा सा बड़ा था बाकी हेड से, तो इसको एक बार पढ़ लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं नितिन? रुक जाओ, क्या पढ़ा रहे हैं? एसेट्स पढ़ा रहे हैं। एसेट्स था, चलो क्या हुआ तनीषा? कोई दिक्कत? हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर बिना बात के कोई हंसता है उसको क्या बोलते हैं? हंस भी रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी नहीं। जो तनीषा, ये कैसी बात हुई कि एक दूसरे की शक्ल देख के हंसी आ जाती है? वो देखो, देख रही, ऐसा भी होता है। वाह, एक बार हमको याद है, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी वाली चीजों में क्या होता है, सब में अगर देखोगे मोस्ट प्रोबेबली वही सारी चीजें चेक करनी होती है। वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व वगैरह होते हैं उनको रिकंसाइल करोगी, ओपनिंग रिजर्व कितने थे, क्लोजिंग रिजर्व कितने हैं। आइडेंटिफाई एनी चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई एडिशन हुआ है, न्यू इशुएंस ऑफ प्रीमियम, ट्रांसफर या फिर प्रॉफिट का कोई भी रिजर्व वगैरह ट्रांसफर हुआ है। इंश्योर दीज चेंजेस जेन्युइन होने चाहिए, प्रॉपर्ली होनी चाहिए,
एथोराइज्ड बाय रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर की मीटिंग। वही ऊपर वाला पूरा कॉपी पेस्ट किया, एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट हुआ है। ऑब्लिगेशन में भी देख लो, क्या कंट्रोल सी कंट्रोल बी हुआ है। कह रहे इंश्योर एडिशन यूटिलाइजेशन बैलेंस जो हो रहे हैं वो रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जो भी रिजर्व यूटिलाइज हो रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि बना हुआ है तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लोन्स, तो जो लोन्स बैड डेब्ट्स हो रहे हैं उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, तो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दूसरे का पैसा दूसरे रिजर्व में तो नहीं यूज कर रहे हो, ये सब चेक करोगे। सच एज डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से तुम डिविडेंड का पैसा दे सकते हो, वो सारी चीजें। कट ऑफ का मतलब जानते ही हो, उसी रिपोर्टिंग पीरियड की होनी चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब इंश्योर ऑल चेंजेस in other equity items correctly recorded in the accounts with the appropriate accounting entry। मतलब कंप्लीटनेस पूरे लाइबिलिटीज में यही चलेगा कि अकाउंटिंग एंट्री वगैरह सही से पास हुई है, लेजर वगैरह सही से बने, बैलेंस शीट में सही से दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। कंप्लीटनेस का मतलब तो यही होगा, जर्नल एंट्री सही होना चाहिए, लेजर सही होना चाहिए, बैलेंस शीट में सही से पोस्ट होना चाहिए। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में हमेशा क्या आएगा, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स बता रहे हैं, हेडिंग याद रखो, पॉइंट्स लिख लोगे। वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द एडिशन यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएंस बैलेंसेस ऑफ द अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में जो बैलेंसेस जा रहे हैं, कितने ऐड हुए हैं, कितने माइनस हुए हैं, सब सही से कैलकुलेट होना चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू में होना चाहिए। इंश्योर कैलकुलेशन सच एज डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारे आपके डिविडेंड वाले जो रूल है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट डिविडेंड रूल 2014, जो कि तुम लोग सीए में फाइनल में पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। समझ रहे हो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पूरा डिस्क्लोजर दिया हो जाना चाहिए। अदर रिजर्व में सारी चीजें, रिजर्व वगैरह जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इन सब में सबके अपने अपने अलग अलग रिजर्व अकाउंट जो खुलते हैं उसमें सारी चीजें पोस्ट करनी चाहिए। डिस्क्लोज रिटेन अर्निंग एंड एनी इमार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्पेशली रिप्रेजेंटेड, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मार्क नहीं है किस में की गई, क्या की गई, उनको स्पेशली दिखाओगे। निगेटिव बैलेंस कोई आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है, वो दिखाओगे आप रिटेन अर्निंग वगैरह से। प्रोवाइडेड डिटेल डिस्क्लोज करोगे अदर इक्विटी में, ईच आइटम इंक्लूडिंग नेचर एंड अमाउंट, उसका नेचर अमाउंट करोगे किस नेचर का है, और उसका अमाउंट इंक्लूड करोगे कि किस अमाउंट का है। इतना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है कि थोड़ा स्पीड में इसको पढ़ाएंगे और थोड़ा सा ग्रैप्स करना है, क्योंकि सेम सेम चीजें हैं, समझ लो, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये मत सोचना एक सर ने कोई लाइन छोड़ दी, इसका मतलब है सर जो समझा रहे हैं उससे वही लिखा हुआ है। समझ रहे हो, तुम लोग खुद समझ रहे हो, वही लाइनें सब रिपीट हो रही बार बार। पढ़ लो इसको अदर इक्विटी को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, क्लास थोड़ी तुम लोगों की लंबी खींच देंगे आज। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग लाइबिलिटी वाले पॉइंट में बोरोइंग्स पढ़ रहे थे। बोरोइंग्स में सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखेंगे। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ ऑल बोरोइंग इंक्लूडेड डेट्स लोन पीरियड, मतलब किस डेट को लोन दिया गया है, लोन की डेट, लोन का पीरियड, समझ रहे हो, कितने साल के लिए लोन लिया गया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया, लोन का अमाउंट क्या था, कोई भी एसेट्स प्लेज या फिर कोलेट्रल के लिए रखी गई है, जिसको गिरवी बोला जाता है, कि एसेट्स को कोई रख के लोन लिया गया, उस एसेट्स की पूरी डिटेल्स, उसके प्रॉपर्टी वगैरह पेपर जो होते हैं उसकी कॉपी वगैरह भी लगेगी। वेरीफाई लोन एग्रीमेंट्स टू इंश्योर लोन और इन द नेम ऑफ द क्लाइंट एंड रिकंसाइल लोन बैलेंसेस विद एग्रीमेंट। अगर लोन तुम्हारे नाम पे हुआ है, समझ रहे हो, तो तुम्हारे नाम की वो प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, लोन तुम्हारे नाम पे, पैसा भी तुम दोगे, सारी चीजें क्लाइंट की रिकंसाइल करेंगे। ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम लेंडर स्पेशली फ्रॉम बैंक लोन टू वेरीफाई आउटस्टैंडिंग अमाउंट मैच विद द ब्लू बैंक्स। से तुम लोन लेने जाओगे कहीं पे, तो क्या होगा, उसमें तुम्हारी पूरी सिविल वगैरह चेक किया जाएगा, पूरा वेरीफाई किया गया जाएगा पूरे बैंक के सर्वर से कि तुमने प्रीवियस लोन कभी कहीं पे लिया था अगर, तो उस लोन का रिपेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो रीपेमेंट कितने टाइम में हुआ है, उसमें तुमने डिफॉल्ट किया है, ओवरड्यू अमाउंट कितना गया है, कितने सालों बाद किया है, कितने महीने बाद किया है, सारी डिटेल्स वहां पे दिखेंगी आपको। राइट एंड ऑब्लिगेशन, रिव्यू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू अंडरस्टैंड बोरोइंग रूल्स, मतलब कंपनी के एमओए और एओए देखोगे कि बोरोइंग्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कंपनी के, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। इंश्योर लोन एग्रीमेंट कंप्लाई विद द दीज रूल्स एंड वेरीफाई एथोराइजेशन थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। लोन एग्रीमेंट देखे जाएंगे कि ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग है, एमओए और एओए के अकॉर्डिंग है, और बोर्ड का एथोराइजेशन मतलब बोर्ड के जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो इनसे रिलेटेड पास होनी चाहिए। एग्जामिन लोन एग्रीमेंट टू कंफर्म कंप्लायंसेस विद ऑल कंडीशन, जितनी भी कंडीशन वगैरह है लोन एग्रीमेंट है, जितने भी लॉज उसमें लगने हैं वो सारे कंप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आरबीआई भी आएगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आएगा लोन वगैरह में, तो वो सारे कंप्लाई होने चाहिए। तुम लोगों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तुम लोग फाइनल में पढ़ो, फाइनल में वो भी है, फाइनल में सब कुछ है, समझ लो। कंप्लीटनेस, confirm all existing loan are amounted accounted for the ensure fully repaid loans are shown as outstanding, मतलब ये देखा जाएगा कि केवल वही लोन आउटस्टैंडिंग है जो एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग है, जो फुल्ली पेड है वो फुल्ली पेड होने चाहिए, मतलब कोई भी गलत उसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए। वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेस्ड एसेट्स, नेचर ऑफ चार्ज फिक्स या फिर फ्लोटिंग है, मतलब जो भी प्लेस्ड एसेट्स वगैरह होंगी उनसे रिलेटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैल्यूएशन, रिव्यू अकाउंटिंग पीरियड, लोन जो रिकॉर्डिंग थी वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है उसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे। टाइमली पेमेंट इंटरेस्ट का हो रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बच रहा है, जो इंटरेस्ट वाली टेबल पॉइंट बनती है वो पूरी चेक करेंगे। फॉर एमोटाइजिंग लोन डिटरमाइन करेंट मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, मतलब नेक्स्ट 12 मंथ में रीपेमेंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, नेक्स्ट 12 मंथ के बाद आउटस्टैंडिंग कितना होगा, ये सारी डिटेल। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो इंश्योर करोगे नॉन करेंट आउटस्टैंडिंग के अंडर सब आ रही हैं चीजें। करंट लाइबिलिटी के अंदर एक होता है करंट, एक नॉन करंट होता है। शेड्यूल 3 के अंदर डिस्क्लोज करंट मेच्योरिटी, करंट मेच्योरिटी में विद इन 12 मंथ आएंगे, लॉन्ग टर्म वाले 12 मंथ्स के बाद वाले आएंगे। प्रोवाइड क्या करोगे, फुटनोट्स डिस्क्लोज करोगे, मतलब जो भी अप्रोप्रिएट चीजें होंगी उसमें लोन एंड बैलेंस शीट में, एसेट्स वेदर लोन आर अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड इन शेड्यूल बेसिस, और उनकी मार्केट वैल्यू जो कोलेट्रल वगैरह ली है, जैसे मान लो लैंड वगैरह रखी तो उनकी मार्केट वैल्यू उस समय की क्या थी, तो मार्केट वैल्यू सब जो है एनालाइज करके रखोगे। उसके बाद ट्रेड पेबल है, अब ट्रेड पेबल जिसको टीपी बोलते हैं, इसमें मेनली क्रेडिटर्स आते हैं, तो क्रेडिटर जैसे डेटर चेक किया था तुम लोगों ने, सेम क्रेडिटर को चेक करोगे, बस वहां पे क्या है, हमको पैसा लेना था और यहाँ पे देना होगा, समझ रहे हो, तो ये इसमें तुम लोग पढ़ सकते हो सेम एज डेटर। एक बार पढ़ लो इसको खुद से, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो। फिर बिल्स पेबल, और वहां पे क्या था एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल, तो ये भी सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट, बस एक टर्म में डिफरेंस है, लेना और देना, समझ रहे हो, तो ये भी तुम पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लो ये दोनों पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट लास्ट के बचते हैं जो हम तुम पे छोड़ रहे हैं, अभी तुरंत पढ़ लो, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हो कोई भी पॉइंट।
तुम लोग पिछले अटेम्प्ट वाली ऑडिट की बुक देखोगे? ये उसका फ्रंट पेज है, ये पिछले अटेम्प्ट की, पिछली बार वाली ऑडिट, समझ रहे हो? सारी बुक रहती है। ये अभी ये जून 2026 अटेम्प्ट की, दिसंबर 2026 के लिए अलग आएगी। अपनी बुक पढ़ो, दूसरे की नहीं देखनी चाहिए। बीपी क्या होता है? बीपी क्या होता है? बिल पेबल। बीपी बिल पेबल होता है? नहीं होता है। क्या होता है? बिल्स पेबल क्या होता है? मीनिंग जब क्रेडिटर हमारे ऊपर जो बिल ड्रॉ करता है उसमें अपनी हमारी ऑब्लिगेशन लिखता है कि हमें इतना अमाउंट पे करना है। इसमें कोई चार्जेस भी हो सकते हैं एसेट्स पे, समझ रहे हो? चार्जेस कैसे होंगे? चार्जेस का मतलब कि चार्जेस का मतलब कोई बिल लिखा हुआ था, मतलब रियायत आपको क्यों दी जाएगी? जब आपके पास कोई अप्रोप्रिएट एसेट्स वगैरह होगी, उसके ऊपर बिल लिखा गया हो कि अगर आप इतने मंथ में पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी ये एसेट्स एक्वायर हो सकती है, वो वाली चीजें हो सकती हैं। वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ज ऑन एसेट्स। कह रहे हैं बीपी क्या होता है? कह रहे हैं बिल्स पेबल। सुधरोगे नहीं तुम लोग हैं? ग्रुप 1 से बता रहे हैं कि अगर हम कोई चीज पूछें तो उसको हिंदी में नहीं बताना है। जैसे हमने पूछा शेयर्स क्या होते हैं, तुम हिंदी में बता दो, मीनिंग बताओ शेयर्स की। शेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? हैं? शेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैं? भाग, पार्ट। और कोई हिस्सा? गूगल गूगल मत करना कोई लोग। शेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश, अंश। अच्छा, डिवेंचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुको, कंपनी में हमारे अंश। अच्छा, डिवेंचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? डिवेंचर्स को, ये सब तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। डिवेंचर्स हिंदी में ऋणपत्र, ऋणपत्र। अच्छा, डिवेंचर होल्डर को फिर क्या बोलेंगे? ऋण पत्रधारी।
ग्रुप 1 की लॉ में पढ़ाते समय हमने बताया था यार, बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम लोगों को भी बताया था। संबंध, कॉन्ट्रैक्ट बोलते अनुबंध। संबंध और अनुबंध में तुमको डिफरेंस ही नहीं लग रहा? अच्छा उसको, अच्छा एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है वो तो पार्टनरशिप हो गई ना, साझेदारी, समझौता बोलेंगे। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पता है किसी को? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फीलिंग्स संबंध, एग्रीमेंट, 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 हाँ एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं ठहराव, 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 एग्रीमेंट, ठहराव, ठहराव ही होगा, सर्च कर लेना। अच्छा ये बताओ ऑफर को क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्टेंस को स्वीकृति। अच्छा ऑडिट को क्या बोलते हैं? ऑडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा हिंदी में चेकिंग बोलेंगे। सुनो ऑडिट को हिंदी में चेकिंग बोलते हैं। हाँ ऑडिट को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? अंकेक्षण, अंकेक्षण। क्या करते हो? अंकेक्षण बोला जाएगा। अरे ये ऊपर बिंदी नहीं होगी, ये गलती से लगी। क्या समझते हो तुम लोग? हम दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। समझे? एक बच्चे ने बता दिया था ऑनलाइन में अंकेक्षण। क्या चीज? गूगल से देख के, अब क्या पता। और पूछे एक दो। आर्टिकल को क्या कहते हैं? अरे पता था मेरे, अनुच्छेद। आर्टिकल, अच्छा हम सोचे वो वाला आर्टिकल पूछ रही हैं, वो जो अपने फर्म वाला होता है आर्टिकल, समझ रहे हो? तो हम वो अनुच्छेद बोलते हैं। अच्छा सेक्शन को क्या बोलते हैं? सेक्शन, सेक्शन ये वाला लॉ वाला सेक्शन, हाँ धारा, सेक्शन को धारा बोलते हैं। और कुछ सोचा जाए? और कोई वर्ड? अंशधारी। शेयर होल्डर को हिंदी में अंशधारी बोलते हैं, समझ रहे हो? कैपिटल को पूंजी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा ये बताओ ड्राइंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, अकाउंट्स वाला ड्राइंग्स नहीं होता है, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, 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 ड्राइंग्स नहीं पता? ड्राइंग्स, कठिन नाम है। पूंजी में से आहरण माइनस करके, घटा के
और उसके बाद क्या होता है वो, प्रॉफिट नहीं, लाभ या हानि लाभ या हानि को प्लस या नहीं जो है प्लस को क्या बोलते हैं, जोड़ना या घटाना, नहीं जोड़ना भी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, कुछ भी प्लस को कुछ और घटाओ बढ़ाओ है। लेकिन हिंदी भी एक मजेदार लैंग्वेज है अगर अंशधारी पर प्रभाव ऑडिट ऑफ सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर रहे हो, शेयर कैपिटल को जो है चेंज कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी। मतलब ये एक एक पॉइंट है, इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपके आर्टिकल्स एथोराइज होने चाहिए, मतलब एओए एमओए आपके एथोराइज होना चाहिए कि आप शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वेरीफाई करोगे बोर्ड मीटिंग्स में कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है जनरल मीटिंग में या नहीं हुआ है, मेंबर्स की अप्रूवल मिली है उस अल्टरेशन पे कि नहीं मिली है। इंश्योर दैट अल्टरेशन रिफ्लेक्ट इन द कॉपीज ऑफ एमओए और एओए। जो भी चेंजेस होंगे कंपनी की कैपिटल में, वो एमओए और एओए में भी कैपिटल होती है, तो उसमें भी चेंजेस वो दिखने चाहिए। रीजन फॉर अल्टरेशन आपको बताना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर, चेक इफ अल्टरेशन चेंज द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर। अल्टरेशन के कारण वोटिंग परसेंटेज में क्या चेंजेस हो जाएंगे शेयर होल्डर के, स्पेशली इफ शेयर होल्डर कंसोलिडेट और डिवाइडेड इनटू लार्जर अमाउंट। मतलब शेयर होल्डर को ये देखा जाएगा दोनों तरीकों से, एक एक शेयर होल्डर को अलग अलग इंडिविजुअली वोट में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर सारे शेयर होल्डर को हम एक क्लास में बांट के देखें कि प्रेफरेंस शेयर वाले, इक्विटी शेयर वाले, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे कंफर्म दैट डिमोनेटाइजेशन ऑफ द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एट लीस्ट ₹1, मतलब अल्टरेशन जो होगा वो ₹1 के फॉर्म में होगा। अकाउंटिंग रजिस्टर जो होंगे, वेरीफाई दैट प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज वो मेड हुई है कि नहीं हुई है, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं या नहीं हुए एक्यूरेटली, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। समझ में आया। उसके बाद हम लोग इशू ऑफ बोनस शेयर पे जाएंगे। सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ लो, समझ लो, कोई अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। कितने इजी पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट तुम्हारी बुक में पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हुए हैं। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हेडिंग लिखी हुई है, तो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। हमने हेडिंग में इसको तोड़ तोड़ के बनाया है। ऑडिट की बुक में 90% चीजें हमने हेडिंगों में की है, बाकी सारी चीजें ये पैराग्राफ फॉर्म में ऑडिट में। और नंबर तुमको हेडिंग फॉर्म में ही लिखने से मिलेंगे मोस्टली, अच्छे नंबर। पैराग्राफ फॉर्म में भी अगर बंदा लिखता है तो पॉइंटर्स में लिखे जाते हैं, ऐसे लिखते चले गए, स्टार्ट यहां से किया, एंड डायरेक्ट नीचे करेंगे, चेक नहीं करता एग्जामिनर सही से। समझ रहे हो ये सारी चीजें। समरी ऑफ बोर्ड मीटिंग, सिक्स वाले पॉइंट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंटेशन डिमोनेटाइजेशन, इसमें भी ये बताया गया है कि जो भी चेंजेस शेयर कैपिटल में करोगे, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब जो पार वैल्यू होती है शेयर में, वो ₹1 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब शेयर तुम 0 पे नहीं इशू कर सकते, कोई ₹1 की एटलीस्ट वैल्यू होनी चाहिए।
ये बताया गया। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, वो अच्छा इनमें सब में देखोगे हमने जो पॉइंटर्स बनाए हैं वो ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। जैसे आर्टिकल आपके ऑथराइज होने चाहिए, अगर बोनस शेयर इशू कर सकती है कंपनी, नहीं कर सकती है, ये एमओए और एओ डिसाइड करेंगे पहले। अप्रूवल प्रोसेस, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड ऑर्डरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, वेयर मेंबर अप्रूव्ड द इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर, जहां पे मेंबर ने अप्रूव किया हो कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर, आपके जितने भी शेयर हैं वो फुल्ली पेड होने चाहिए, तब आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। बोनस तो एक्स्ट्रा होता है ना, तो तब दोगे जो प्रीवियस वाले ड्यूज सारे क्लियर होंगे, समझ रहे हो। तो कहा गया इंश्योर दैट कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर ओनली टू मेंबर हु हैज फुल्ली पेड अप शेयर, जिनके पास फुल्ली पेड अप शेयर हो, सारा पैसा आ चुका हो, उन्हीं को तो हम बेनिफिट देंगे बोनस शेयर का। सोर्स ऑफ बोनस शेयर, कंफर्म दैट बोनस शेयर वेयर नॉट बी इशूड कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व से नहीं हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। क्रिएटेड थ्रू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स में हो सकता है चीजें बढ़ी हो, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी हो, हमको प्रॉफिट हुआ हो उससे, तो उससे हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अपने पास प्रॉफिट रिजर्व से इससे नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, चेक इफ company has defaulted on the payment of interest principal related to fixed deposit and debt securities, एफडी या डेप्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिवेंचर वगैरह से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो कंपनी ने। स्टैट्यूटरी ड्यूज, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड, ग्रेजुटी से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड जितने भी ड्यूज थे सैलरी वाले, वो सारे कंप्लीटेड हो, कंपनी ने किसी का डिफॉल्ट ना किया हो। Conversion of partly paid to fully paid up, ensure that any partly paid up share have been converted into fully paid up share before issuing of bonus share। कोई भी पार्टली पेड अप शेयर है, मान लो 10 रुपए वाले शेयर, उसमें 5 रुपए हमको मिल चुका है, 5 रुपए मिलना है, तो 5 रुपए वो जब मिल जाएगा तब बोनस शेयर इशू कर सकते हो। पार्टली पेड अप शेयर वालों को बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो, फुल्ली पेड अप शेयर वालों को ही कर सकते हो। डिविडेंड एंड बोनस शेयर, कंफर्म दैट बोनस शेयर वे आर नॉट इशूड इन प्लेस ऑफ डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड की जगह पे आप बोनस नहीं इशू कर सकते हो, डिविडेंड अलग होगा और बोनस शेयर्स अलग होंगे। क्लियर, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, पढ़ लो इसको भी। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर का मतलब जानते हो? क्या होता है? मतलब तोड़ देना, कैसे? नंबर ऑफ शेयर, जैसे कि तुम लोग देखते हो कि कंपनी 2-2 लाख करके शेयर इशू करती है, तो ऐसा होता है और इसके पार्ट कर दो, 2-2 लाख के 10 पार्ट कर दो, मतलब 2 लाख के अंदर 10 पार्ट कर दो, तो अगर 10 पार्ट करोगे तो 20,000 के शेयर हो जाएगा एक लॉट। तो ऐसे करके और छोटे पार्ट करना है, तो अगर और छोटे इसके भी 10 पार्ट करोगे तो 2,000 का एक लॉट हो जाएगा।
इसके भी अगर 2000 के भी छोटे पार्ट करोगे तो 200 का एक लॉट हो जाएगा, 10 पार्ट करोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में शेयर्स को इशू करना, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर। समझ में आया? जैसे एक कंपनी देखते हो एक शेयर तो इशू करती नहीं है, कुछ 100, 200, 1000, 10,000 से तुम लोग लगाते थे 12th में शेयर्स वाले क्वेश्चंस लगाते थे, तो उसमें लिखा होता था कंपनी की एथोराइज शेयर कैपिटल ये है और कंपनी की जो इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी जो इशू कर रही है वो इतने हैं, उसमें में से होता था ऐसे क्वेश्चंस में। एथोराइजेशन बाय आर्टिकल कंफर्म दैट स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स एथोराइज्ड होना चाहिए कंपनी के एओए में। अप्रूवल प्रोसेस मिनट्स वगैरह जो ऊपर वाले पॉइंट में था अप्रूव किया गया और जनरल मीटिंग में स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में अपडेट हो गया हो, मतलब स्प्लिटिंग जो है वो आपके एओए वगैरह की कॉपी में दिख रहा हो कि कितने कितने शेयर्स में स्प्लिट कर सकते हो। Accounting entries ensure the correct accounting entries have been made to reflect the splitting of share। जितने शेयर स्प्लिट हुए हैं उस हिसाब से रिसीव्ड होंगे पैसे, अलॉटमेंट होगा, ड्यू होगा, कॉल्स होंगी, वो सारी एंट्रीज मेंटेन हो। वेरीफाई द रजिस्टर्ड ऑफ द मेंबर्स, कितने मेंबर्स को शेयर दे रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर मेंटेन होने चाहिए। आर नेसेसरी चेंजेस जो भी स्प्लिट से रिलेटेड होंगे। समझ में आया? इसको पढ़ लो स्प्लिटिंग। चार बजे कुछ नहीं, तुझे से 4 बजे तक, 4 बजे तक ले लेते हैं। नहीं भूख लगी, घर जाना है, घर जाना है। चलो पढ़ लेते हैं पहले, फिर जल्दी जल्दी। री इशू, हम तो सोच रहे थे मंडे से पहले आज ही चैप्टर खत्म हो जाए, तुम ही लोगों की भलाई सोच रहे थे, ना सोचे। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू करना, फॉरफिटेड शेयर जानते हो, जिन शेयर्स पे कंपनी को पैसा नहीं मिल पाता है, 10 रुपए वाले शेयर हैं, 10 रुपए नहीं मिल पाया, 2 रुपए मिले, डिफॉल्ट कर दिया शेयर होल्डर ने, अब उसके शेयर हम वापस मंगा लेंगे, समझ लो, वापस मंगा के उन शेयर को री इशू करते हैं। तो जो वापस मंगाने वाला काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। और जो दोबारा इशू करने वाला काम होता है उसको हम लोग री इशू बोलते हैं। ये भी हमारा आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए कि फॉरफीचर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, री इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट कलेक्टेड, चेक अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल टू whom forfeited share have been allotted, मतलब सारे अमाउंट की चेक करेंगे कि जितना पैसा आना चाहिए था फॉरफीचर से वो आया या नहीं आया। वेरीफाई द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर री इशू इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, फॉरफीचर के पहले भी तो ये 2 रुपए का पेमेंट तुमको एप्लीकेशन का मिला होगा, नहीं समझे? 10 रुपए वाले शेयर हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हो, 3 रुपए सेकेंड फाइनल कॉल पे है। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, उसके बाद इन्होंने देना बंद कर दिया, इनके शेयर फॉरफीट हो गए। तो इनसे पैसा जो नहीं मिला वो हमको पता है 5 रुपए, और जो मिला वो भी पता है 5 रुपए, तो दोनों की डिटेल होनी चाहिए हमारे पास। अब जो हम शेयर इशू करेंगे उसमें देखेंगे 5 रुपए तो हमें मिल ही चुके हैं और 10 रुपए वाले शेयर थे, उस हिसाब से हम इशू करेंगे। इज एटलीस्ट इक्वल टू द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कि बिफोर वाले शेयर्स जो थे 5 रुपए प्लस हम जो री इशू करेंगे दोनों को मिला के पार वैल्यू के होने चाहिए शेयर, नहीं समझे? 5 रुपए हमें मिल चुके थे, अब हम 5 रुपए के री इशू करेंगे तो दोनों मिला के 10 रुपए के हो जाएंगे शेयर। पार वैल्यू के अमाउंट हमारी रिकवर होनी चाहिए फॉरफीचर करने के बाद। फॉरफीचर हमने किया जितने शेयर्स का, उसके बाद जो प्रीवियस हम हमारे शेयर होल्डर थे उनसे जो पैसा रिकवर हुआ था वो भी हम देखेंगे। क्लियर? अकाउंटिंग फॉर सरप्लस, वेरीफाई दैट एनी सरप्लस अमाउंटिंग arising received from reissue of shares is correctly credited to the capital redemption reserve। कोई भी सरप्लस आता है अगर रीइश्यू करने पे, तो देखते हो ना लास्ट में सीआर वाली एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सीआरए होती है, लास्ट में सबसे एंट्री होती है। हमको तो बहुत टाइम हो गया, तब भी हमको याद है, तुम तो अभी तुम लोग 12th पढ़ के आए हो।
compliances with section 3 if applicable ensure if partly paid up shares are forfeited for non payment of the calls and reissue as fully paid up it compliances section 53 regarding the issuance of the shares of discount. मतलब शेयर को फिर भी डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते. से मान लो यहाँ पे 5 रुपए हमको नहीं मिले थे तो 5 को हम 4 नहीं कर सकते रीइशू करते समय. समझ रहे हो कि इसको अगर करोगे तो 5 हमको मिले थे 4 मिले 9 ही तो हुए, ये फिर डिस्काउंट नहीं हो जाएगा. तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो. सेक्शन 53 का हमेशा ध्यान रखो. क्लियर? पढ़ो यहां तक. चलो यहां तक पढ़ो.